केटी फ्रीज एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और काफी कॉम्पिटिटिव भी। मेरे ख्याल से इसकी वजह मेरा बचपन है, क्योंकि हम 2 ब्लॉक्स के कोने पर रहते थे और सभी बच्चे बेसबॉल और बास्केटबॉल वगैरह खेलने के लिए हमारे ही घर आते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वो सब लड़के थे और मुझे उन्हीं के साथ खेलना पड़ता था। और एक फिजिसिस्ट बनने के बाद भी मैं यही करती हूँ और शायद कंपटीशन का ये सेंस मैंने उन्हीं दिनों डेवलप किया था। जब वो टेनिस कोर्ट पर नहीं होती तो मैटर के भीतर झांक कर ये समझने की कोशिश करती हैं कि वो क्या चीज है जो उसे ठोस बनाती है। जब भी हम आसपास की दुनिया को देखते हैं वो बिल्कुल ठोस लगती है, सिर्फ लगती ही नहीं दिखती भी है, पर ऐसा है नहीं। ये टेनिस बॉल दिखने में ठोस है मगर काटने पर खाली, जैसे कि ज्यादातर मैटर होता है। अगर आप शक्कर के एक दाने को, जो मेरी फिंगर टिप पर मौजूद है, एक न्यूक्लियस मानकर चलें तो पूरे एटम का आकार इस विशाल टेनिस कोर्ट के बराबर होगा। और इस शक्कर के एक दाने, जिसे हमने एक न्यूक्लियस माना है, और इस पूरे टेनिस कोर्ट के बीच कुछ नहीं होगा, नथिंग। हमारे गिर्द की ठोस दुनिया सिर्फ एक भ्रम है और जो चीज हम में यह भ्रम पैदा करती है वो एटम्स के बाहरी खोल पर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन से ज्यादा कुछ नहीं। अगर आप इस ताकत को महसूस ना करते होते तो ठोस मैटर के ठीक बीच से गुजर सकते थे। पिछले 2 दशकों में एस्ट्रोनॉमर्स ने हर गैलेक्सी के गिर्द फैले हुए बहुत ही विशाल इनविजिबल मासेस को डिस्कवर किया है जो लाइट को मोड़ देते हैं। वो मानते हैं कि ये मासेस डार्क मैटर से बने हैं। डार्क इसलिए क्योंकि हम उसे ना तो देख सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। वो हमारी ठोस दुनिया के ठीक बीच से निकल जाता है, जैसे ये दुनिया है ही नहीं। जहाँ तक डार्क मैटर का सवाल है, हमें पता है कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, नहीं तो हम जानते होते, क्योंकि ये चीजें हमें बॉम्बार्ड कर रही होती। यूनिवर्स में डार्क मैटर के शायद खरबों पार्टिकल्स हैं जो हर पल हम में से होकर गुजरते हैं। केटी मानती हैं कि डार्क मैटर उन पार्टिकल से बना है जो रेगुलर मैटर जितने ही भारी हैं, पर वो सिर्फ उस शक्ति से अफेक्टेड होते हैं जिसे वैज्ञानिक वीक फोर्स कहते हैं। एक इतनी कमजोर शक्ति जो हमारे सबसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से भी मुश्किल से डिटेक्ट होती है। मेरे दाएं हाथ में एक टेनिस रैकेट है और बाएं हाथ में शक्कर का एक गिलास। अब हम इन चीजों की मदद से वीक इंटरैक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। ये तारें, जिनके बीच काफी ज्यादा स्पेस है, रेगुलर मैटर को रिप्रेजेंट करेंगी। जब हम शक्कर के दानों को इन तारों पर डालेंगे तो उनमें से ज्यादातर इस स्पेस से होकर गिर जाएंगे और तारों को छुएंगे तक नहीं। केटी मानती हैं कि एक दिन में डार्क मैटर के कुछ 100 करोड़ पार्टिकल्स में से जो हमारे शरीर से होकर गुजरते हैं, सिर्फ 2 या 3 ही हमारे शरीर के एटम से इंटरैक्ट करते हैं। और जब भी ऐसा होता है, वीक फोर्स के द्वारा ही होता है। 1 दशक से भी ज्यादा समय से पूरी दुनिया में चल रहे बेहद सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट्स इन्हीं रेयर इंटरैक्शंस को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके नतीजे मेल नहीं खाते। एक एक्सपेरिमेंट में पिछले 10 साल से एक सिग्नल दिखाई दे रहा है और आंकड़ों के हिसाब से ये बहुत ही महत्वपूर्ण नतीजा है। पर दिक्कत ये है कि दूसरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? फिजिक्स के एक सबसे बड़े थ्योरेटिकल गेम में कॉम्पीट करने वाली वैज्ञानिक के नाते केटी एक साफ उभरती संभावना से परेशान होने लगी हैं कि डार्क मैटर शायद वीक फोर्स को महसूस तक नहीं करता। कितनी भयंकर सोच है। कोई नहीं कहता कि डार्क मैटर को कमजोर इंटरैक्शन करना ही होगा, मगर इससे एक परेशानी खड़ी हो जाती है कि आखिर हम उसे किस तरह डिटेक्ट करेंगे, किस तरह खोजेंगे। ये वाकई बहुत ही डिस्करेजिंग है। काश ऐसा ना हो। अगर ये सच है तो हमारा यूनिवर्स 2 दुनियाओं में बटा हुआ है, एक मैटर की और एक डार्क मैटर की। और एक दूसरे के लिए उनके कोई मायने नहीं होंगे। ठीक एक टेनिस गेम की तरह जहां रैकेट्स में स्ट्रिंग्स ना हो।
यूनिवर्स में मौजूद मास में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन शायद नथिंगनेस का ही है। तो राज तो नथिंगनेस का ही होगा। पर क्या कहीं पर एब्सोल्युटली नथिंग जैसी कोई चीज है या कभी थी? बिना एनर्जी, बिना मैटर, बिना टाइम या स्पेस के? इस सवाल का जवाब शायद हमारी कॉस्मोस के अल्टीमेट ओरिजिन का रहस्य खोल दे। और ये साइंटिफिक पायनियर सोचते हैं कि इन्हें वो जवाब मिल चुका है। सिर्फ एक दशक पहले एस्ट्रोनॉमर्स ने एक बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज कंफर्म की थी। आज से 1370 करोड़ साल पहले हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। फिर एक विस्फोट हुआ और हमारा यूनिवर्स वजूद में आ गया। पर कोई चीज नथिंग से कैसे पैदा हो सकती है? गैब्रिएले वेनेत्सियानो स्ट्रिंग थ्योरी के जनक है, जो आधुनिक फिजिक्स में एक सबसे महत्वपूर्ण आइडिया बनकर उभरी है। पर उनका सबसे नया बिग आइडिया एक यूनिवर्सल थ्योरी को चुनौती दे रहा है। वो मानते हैं कि बिग बैंग हर चीज की शुरुआत नहीं हो सकती थी। ये नतीजा कि पहले कहीं भी कुछ नहीं था, मेरे ख्याल में एक जल्दबाजी में निकाला गया नतीजा था और मैं वही गलती दोहराना नहीं चाहता। गैब्रिएले मानते हैं कि बिग बैंग से पहले भी एक यूनिवर्स था, पर भोर के समय के शहर की तरह उस प्री यूनिवर्स का ज्यादातर हिस्सा गहरी नींद में सोया था। तब स्पेस में कई चीजें मौजूद थीं, जैसे वेव्स, पार्टिकल्स, पर एनर्जी बहुत ही डाइल्यूटेड स्टेज में थी। यही नहीं, वो वेव्स या वो पार्टिकल्स बहुत ही कमजोर तरीके से इंटरैक्ट करते थे, ऐसे जैसे एक गली में बहुत ही कम लोग काम कर रहे हों और साथ ही एक दूसरे से जरा सा भी इंटरैक्ट ना कर रहे हों। मतलब ना तो बात कर रहे हों और ना ही एक दूसरे को महसूस कर रहे हों। गैब्रिएले मानते हैं कि प्री यूनिवर्स में भी नेचर की वही बुनियादी शक्तियां मौजूद थीं जिन्हें आज हम जानते हैं, पर उनकी ताकत बहुत ही कम थी। उन सभी शक्तियों की ताकत को जिस संबंध में हम जानते हैं उसे डिलाटॉन फील्ड कहा जाता है। ये डायलेशन फील्ड पूरे प्री यूनिवर्स में फैला था और सभी शक्तियों की ताकत को नियंत्रित करता था। जैसे जैसे ये उन्हें इस्तेमाल करता गया, घटनाएं घटती गई। वक्त बीतने के साथ लोगों की डेंसिटी भी बढ़ती गई, जो उनके बीच के लगातार मजबूत होते इंटरैक्शन का नतीजा था, जिसमें लोग एक दूसरे से मिलने लगे, बातें करने लगे और साथ मिलकर छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाने लगे, जो बहुत ही अच्छी बात थी। लगातार बढ़ते दबाव और बढ़ते गए, जिससे इंटरैक्शंस इंटेंसिफाई होने लगे और फिर चीजें फट पड़ी। गैब्रिएले के लिए बिग बैंग कोई अचानक हुई शुरुआत नहीं, एक टिपिंग पॉइंट था। अगर वो सही है तो उन्होंने वाकई इस बहुत ही उलझे हुए विरोधाभास का हल ढूंढ लिया है, जिससे उन्हें कुछ नहीं से कुछ मिल भी गया और ये साबित करना भी आसान हो गया कि यूनिवर्स में कभी भी कुछ नहीं था। क्योंकि अगर स्पेस और मैटर हमेशा से मौजूद थे तो बिग बैंग से पैदा हुई बेहद शक्तिशाली ग्रेविटेशनल वेव्स ने उन्हें नष्ट कर दिया होगा, और हो सकता है कि उन वेव्स के आफ्टर शॉक को आज भी डिटेक्ट किया जा सके। अगर हम ग्रेविटेशनल वेव्स को देख पाते तो हम उससे भी बहुत पहले के दौर में जा सकते थे, बिग बैंग के समय के बहुत ही पास। और अगर बिग बैंग से पहले भी कुछ था तो हमारे लिए उस दौर के यूनिवर्स को देख पाना भी संभव हो सकता था। अगर प्री यूनिवर्स की बची हुई ग्रेविटेशनल वेव्स आज भी मौजूद हैं, तो वो हमारे गिर्द के स्पेसेस पर अपना कुछ न कुछ असर जरूर डाल रही होंगी। आज पूरी दुनिया के इंजीनियर्स नए स्पेस क्राफ्ट्स को डिजाइन करने में लगे हैं जो इतने सेंसिटिव हों कि इन डिस्टॉर्शंस को डिटेक्ट कर सकें। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन चीजों को जानने के एक्सपेरिमेंटल तरीके मौजूद हैं। मतलब ये सिर्फ साइंस फिक्शन की बातें नहीं हैं, आप इन मॉडल्स को टेस्ट भी कर सकते हैं। गैब्रिएले का यह साबित करने का मिशन कि कुछ नहीं यानी नथिंग न तो एग्जिस्ट करता है न कभी करता था, हो सकता है कामयाबी के कगार पर हो।
एंशिएंट ग्रीक्स नथिंग को एक लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी मानते थे। आप जब भी कुछ नहीं के बारे में सोचते हैं वो कुछ है बन जाता है। वैज्ञानिक सदियों से कुछ नहीं यानी नथिंग के बारे में सोच रहे हैं और जो कुछ वो जान पाए हैं उससे ग्रीक्स सही साबित होते हैं। नथिंगनेस में इतनी एनर्जी हो सकती है कि हमें नष्ट कर सके। हो सकता है पूरा का पूरा यूनिवर्स नथिंग से ही बना हो, पर इतना तो तय है कि वो कुछ नहीं है।